गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोगों को अब धीरे धीरे पॉलिटी समझ में आने लगा होगा। मैंने पॉलिटी के सीरीज में कई सारा वीडियो डाला है। आप एक्सेलेंस क्लासेस बिरोल के यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने पॉलिटी के सीरीज में कई सारा वीडियो बना दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे प्रीवियस वीडियो को पहले देख लीजिए, तो आपको पॉलिटी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मजा आने लगेगा। आपके लिए पॉलिटी के सीरीज में मैं अब एक नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से आ गया हूँ, जिससे हमारे अपकमिंग एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और प्रीवियस एग्जाम में भी कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की जो इम्पोर्टेंट अनुसूची है, संविधान के अनुसूचियों की एक झलक। हमारे भारतीय संविधान में कई सारा अनुसूची है और ये सभी अनुसूची अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने सारे अनुसूची हैं, वर्तमान समय में 12 अनुसूची है और एक भी अनुसूची इसमें ऐसा नहीं है जिससे प्रीवियस ईयर में एग्जाम नहीं पूछा गया हो। इसलिए आपको आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपको 12 अनुसूची पता होना चाहिए और इन सभी अनुसूची में किन किन बातों का जिक्र है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची था मौलिक संविधान में। कभी अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, तो 8 अनुसूची थे। सॉरी, अगर आपको आ जाए कि कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे और कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय में ये बदल गया है। वर्तमान संविधान में अभी जो करंट का है उसमें 448 अनुच्छेद है। हो सकता है आने वाले समय में और बढ़ जाए, तो आपको ध्यान रखना है 448 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। अब इसमें देखिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा अनुच्छेद पढ़ें, कौन सा अनुच्छेद नहीं पढ़ें। तो अनुच्छेद पे मैं आपको अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा। सभी अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक अनुच्छेद से लेकर 448वां अनुच्छेद तक याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपको रिकॉर्ड कायम करना है तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बेकार का इतना तथ्य आपको नहीं याद रखना है। आपको कौन कौन सा अनुच्छेद याद रखना है, इस पे मैं एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा, वो आप देख लेंगे। और ऐसे भी अलग अलग से जो मैं चैप्टर वाइज वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसका मैं आप जिक्र करूंगा इसके बाद। जैसे मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक रेलिवेंट है। जैसे आपातकाल पढ़ाऊंगा तो उसमें जैसे अनुच्छेद 352, जैसे 58 है, 360 है। जैसे सदन की शक्ति पढ़ाऊंगा, संसद की शक्ति पढ़ाऊंगा, प्रधानमंत्री की शक्ति। तो जहां जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो सब मैं वहां जिक्र करता जाऊंगा और सबसे अंत में सभी अनुच्छेद को मिलाकर एक वीडियो बना लूंगा जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। वो आप देख लीजिएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं याद करना है। किसी भी बच्चे को सब अनुच्छेद नहीं याद करना है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 25 भाग है, ये 25 भाग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण भाग है जिससे प्रीवियस एग्जाम में भी प्रश्न आए हैं और आने वाले परीक्षा, आने वाले एग्जाम में भी सामान्यतः प्रश्न आएगा। जैसे मौलिक अधिकार किस भाग में है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, जैसे राज्य किस भाग में है। तो वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं संविधान का, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और ये आपको ध्यान रखना है, अनुसूची अभी वर्तमान समय में 12 अनुसूची है, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूची था। अनुसूची में ईच एंड एवरी अनुसूची, सभी अनुसूची आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12वीं अनुसूची से एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपको 1 से लेकर 12 अनुसूची तक पता होना चाहिए किसमें क्या है। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो चलिए आप फोकस कीजिए आज के वीडियो पे। मैं बारी बारी से सब अनुसूची के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उसके सीमाओं का उल्लेख है। मतलब हमारे देश में जितने सारे राज्य हैं उनका क्या ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उनका क्या सीमा है, तो इसका जो उल्लेख है उसका क्या नाम है, ये प्रथम अनुसूची में ही उल्लेख है। तो आपको जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा कि राज्यों की सीमाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो आपको याद रखना है प्रथम अनुसूची में राज्यों की सीमाओं का उल्लेख किया गया है और उसके नाम का भी उल्लेख किया गया है। आप देख रहे हैं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। आपको ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन लाने के लिए किस अनुसूची में
संशोधन करना होगा। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम में परिवर्तन लाने के लिए किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाता होगा? तो प्रथम अनुसूची में। तो आपको एग्जाम में जैसे भी प्रश्न घुमा के पूछे, आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर होना चाहिए कि आप एग्जाम के प्रश्नों में न फंस सके। ये आपको मेरा वीडियो देखने के बाद आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, इसलिए मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं। सेकंड देखिए, दूसरी अनुसूची में वेतन, सैलरी, भत्ता और विशेषाधिकार। कुछ जो संवैधानिक पद हैं उनका क्या वेतन होगा, क्या भत्ता होगा और क्या उनका विशेषाधिकार है संविधान में, उसका जिक्र दूसरे अनुसूची में किया गया है। जैसे मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है कौन कौन सा संवैधानिक पद है, आपको याद रखना है। ये संवैधानिक पद सभी पदों के वेतन का उल्लेख नहीं है, कुछ 9 संवैधानिक पदों का करीब करीब उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल का क्या वेतन होगा, उनका क्या विशेषाधिकार होगा, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इतने जो भारत में संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन 9 पदों के वेतन का उल्लेख, इनके भत्ते का उल्लेख, इनके विशेषाधिकार का उल्लेख यह अनुसूची 2 में किया गया है। तो आपके एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में प्रमुख संवैधानिक पदों के वेतन का उल्लेख है, तो आपको ध्यान रखना है अनुसूची 2 में ऐसा उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 आपको याद रखना है, अनुसूची 3 में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, प्रमुख जो संवैधानिक पद हैं उन पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा जो शपथ लिया जाता है। भारतीय संविधान में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग शपथ का जिक्र है। ये मैं पॉलिटी के डिफरेंट चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति महोदय के शपथ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अलग तरह के शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री अलग तरह के शपथ लेते हैं। तो उनके द्वारा जो लिया जाने वाला शपथ है उसका उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। और इसमें बहुत सारे पद हैं, जैसे संसद के जितने सदस्य हैं वो क्या शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या शपथ लेंगे, विधानमंडल और विधान परिषद के सदस्य क्या शपथ लेंगे, मंत्रियों द्वारा क्या शपथ लिया जाएगा, इन सभी शपथ का वर्णन तीसरे अनुसूची में किया गया है। तो आपको अनिवार्य रूप से ये याद रखना है कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का वर्णन संविधान के तीसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में हर एक राज्य के लिए सीट फिक्स होता है कि कितने सदस्य राज्यसभा में उस राज्य से होगा। तो केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के राज्यसभा में सदस्य कितने होंगे इसका जिक्र चौथी अनुसूची में किया गया है। और ये डिफरेंट आधारों पे होता है, जनसंख्या के आधार पे होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का अधिक राज्यसभा सदस्य होगा अपेक्षाकृत जिस राज्य की जनसंख्या कम है, जैसे गोवा का कम होगा, जैसे सिक्किम की जनसंख्या कम है तो सिक्किम का राज्यसभा सदस्य भी कम होगा। तो किस राज्य का कितना राज्यसभा सदस्य होगा, उसको कितना सीट अलॉट किया जाएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश का कितना सदस्य होगा, इसका जिक्र चौथी अनुसूची में किया गया है। और राज्यसभा में कैसे क्या होता है, राज्यसभा की क्या शक्ति है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ को यहाँ जिक्र करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और आगे हमारा पॉलिटी का चैप्टर है संसद, जहां राज्यसभा के लिए एक सेपरेटली वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि राज्यसभा में सदस्यों का कैसे निर्वाचन होता है, कैसे चयन होता है, कैसे मनोनयन होता है, उसकी क्या सब शक्ति है, कैसे वो लोकसभा से कुछ चीजों में ज्यादा शक्तिशाली है, कुछ चीजों में कैसे कम शक्तिशाली है। तो ये सभी आगे मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। आगे देखिए पांचवी अनुसूची, ये काफी इंपोर्टेंट अनुसूची है, आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में इसमें वर्णन किया गया है। जैसे मैं आपको मौलिक अधिकार में भी बताऊंगा कि बहुत सारा अधिकार दिया गया है, जैसे अबाध संचरण का अधिकार, ये किस भारतीय नागरिक को दिया गया है।
कि कोई भी भारतीय नागरिक कहीं भी जा सकता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में उनके जाने पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, क्योंकि जनजातियों की एक विशेष तरह की संस्कृति होती है, उनका विशेष तरह का एक कल्चर होता है। तो इस वजह से कि उनका कल्चर डिस्टर्ब न हो और उनका जो जीवन शैली है वो सामान्य लोगों से अलग होता है, तो इसी वजह से उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है और वहां राष्ट्रपति महोदय को अधिकार दिया गया है, उसके लिए विशेष प्रावधान है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो 5वीं अनुसूची में है, आपको ये ध्यान रखना है। छठा अनुसूची के लिए आपको 4 स्टेट का नाम याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 4 स्टेट में जो जनजाति क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन से संबंधित, इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। तो ये 4 स्टेट आप याद रखिएगा, कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित वर्णन किस अनुसूची में मिलता है। तो आप 5वीं अनुसूची नहीं ठीक कीजिएगा, ये छठी अनुसूची में है और यहाँ के राज्यपाल को विशेष शक्ति दिया जाता है। मैं आपको राज्यपाल के अधिकार में भी पढ़ाऊंगा। यहाँ के जो गवर्नर होते हैं उन्हें इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष शक्ति दिया जाता है। आपको यदि कभी राज्यपाल बनने का मौका मिले और आपको ऑफर मिले तो आप इन्हीं राज्यों का राज्यपाल बनिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, क्योंकि यहाँ के राज्यों के राज्यपाल को अन्य राज्यों के राज्यपाल की अपेक्षा विशेष शक्तियां होती है। वो जनजातीय क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए बहुत हद तक उनको शक्ति होता है, अन्य राज्यों के राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये 4 स्टेट। नेक्स्ट हमारा है 7वीं अनुसूची। इससे पहले भी मैं कई बार वर्णन कर चुका हूं कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, जिसमें 2 स्तर पे सरकार होता है, एक केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और एक राज्य स्तर पर राज्य सरकार होता है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद न हो, इस विषय से उनके बीच शक्तियों के बंटवारा के लिए विभिन्न विषय सूचियों का जिक्र किया गया है और इसे 3 विषय सूची में बांटा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची को केंद्रीय सूची भी कहा जाता है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार, इसमें जो विषय सूची शामिल है उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में शामिल विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। हालांकि आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यसभा को विशेष शक्ति होता है जिसका उपयोग करके वो राज्य सूची में शामिल विषयों पे भी कानून बना सकती है। ये हम लोग राज्यसभा में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 249 के तहत इसका जिक्र किया गया है। वो सब क्या अधिकार है, कैसे सिचुएशन में बना सकती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और समवर्ती सूची में जिन विषयों का जिक्र किया गया है उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार की बातें मान्य होती है। हमारे देश के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उसको केंद्रीय सूची में जगह दिया गया है, जैसे कि रक्षा का विषय, जैसे विदेश मंत्री आप देखते हैं राज्यों का नहीं होता है, वो केवल केंद्र सरकार का होता है। जैसे विदेशी देशों से हमारा क्या संबंध होगा उसको केंद्रीय सूची में जगह दिया गया है। तो ऐसे विषयों को केंद्रीय सूची में जगह दिया गया है जो पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राज्य सूची में ऐसे विषयों को जगह दिया गया है जो किसी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, और जैसे कृषि का विषय ये राज्य सूची में है, जैसे पुलिस का विषय ये राज्य सूची में है। और तीसरा समवर्ती सूची में ऐसे विषय दिया गया है जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षा का विषय ये कंकरेंट लिस्ट में है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान जब बना था तो संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे और समवर्ती सूची में कितने विषय थे, और वर्तमान समय में कितना है। संघ सूची में जब संविधान बना था तो 97 था, वर्तमान समय में 98। इसका मतलब ये हुआ कि संघ सूची में विषयों की संख्या बढ़ा दी गई है, 97 से 98 कर दिया गया है। राज्य सूची में जब मौलिक संविधान बना था तो विषयों की संख्या 66 थी और वर्तमान समय में 59 है। और समवर्ती सूची में मूल संविधान में विषयों की संख्या 47 थी और वर्तमान समय में 52 है। अब देखिए इससे एक बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आप देख सकते हैं संघीय सूची में विषयों की संख्या बढ़ाई गई है जबकि राज्य सूची में घटाई गई है। इससे एक बात और आपको ध्यान आएगा कि हमारे देश में
सशक्त केंद्र की व्यवस्था की गई है। मींस संघीय सरकार होते हुए भी हमारे देश में एकात्मक सरकार की व्यवस्था है और वो इन प्रावधानों से भी स्पष्ट होता है। क्योंकि आप देखिए संघीय सूची में विषयों की संख्या बढ़ाई जा रही है जबकि राज्य सूची में घटाई जा रही है, तो ये सब भी प्रावधान इस बात को इंगित करता है कि हमारे देश में एक सशक्त केंद्र होता है। तो आपको कभी एग्जाम में आएगा कि किस अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट अगला देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसका जिक्र किया गया है। तो कभी एग्जाम में आएगा कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। और दूसरा आपको याद रखना है जो एग्जाम में आ भी चुका है कि जब मौलिक संविधान बना था, मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। मींस मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक भाषा घोषित किया गया था, लेकिन अभी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या बढ़ गई है और वो 22 है। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि मूल संविधान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो 14 थी। और पूछा जाए वर्तमान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। अभी आगे बढ़ भी सकती है, जब भी बढ़ेगा तो आपको ध्यान रखना है, ये करंट का मतलब क्वेश्चन तब बन जाएगा। आपको याद रखना है कि सबसे अंतिम बार 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, सबसे अंतिम बार 2003 में संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में जगह दिया गया था। एक बोरो, एक डोगरी, एक मैथिली और एक संथाली। 4 भाषाओं को, बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली। सबसे अंतिम बार 2003 में ही ऐसा 92वें संविधान संशोधन से किया गया था। उसके बाद अभी तक किसी भी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी भाषाओं को शामिल किया जाए, तो उसको आपको ध्यान रखना है। हम लोग का जो क्षेत्रीय भाषा मैथिली है उसको भी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में जगह दिया गया है और इसमें भोजपुरी को जगह नहीं दिया गया है। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं क्या होती हैं, ये दूसरी भाषाओं से कैसे अलग होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं होती है, इस विषय में, इस भाषा में आप किसी भी एग्जाम का आंसर लिख सकते हैं। ये आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। जैसे मैथिली जब तक संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं थी, तब तक यूपीएससी के एग्जाम में मैथिली को ऑप्शनल के रूप में नहीं रखा जा सकता था। मैथिली, जैसे आप यूपीएससी का सिलेबस देखिएगा तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अभी वर्तमान समय में आप मैथिली को भी ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं, संस्कृत को भी रख सकते हैं क्योंकि ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है, लेकिन भोजपुरी को नहीं रख सकते हैं। भोजपुरी को नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। और मैथिली में भी आप आंसर लिख सकते हैं एग्जाम का, क्योंकि ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। संस्कृत में भी लिख सकते हैं, लेकिन भोजपुरी में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं नहीं है। और भी हमारे देश में भाषा का प्रकार होता है, जैसे क्लासिकल लैंग्वेज होता है, शास्त्रीय भाषा होता है। हमारे देश में कुछ भाषा जो हजारों वर्षों से चली आ रही है उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और ये भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, वो हम लोग कभी इतिहास में वर्णन करेंगे। जैसे संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है, जैसे तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ये भाषाओं का वर्णन है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है 9वीं अनुसूची। ये अनुसूची आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो भू सुधार के लिए, लैंड रिफॉर्म के लिए जमींदारी उन्मूलन शुरू किया गया, जमींदारों का जमीन लेना शुरू किया गया। लेकिन एक विशेष तरह की समस्या आने लगी, क्योंकि उस समय में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो लोग इस अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। तो एक विशेष तरह की समस्या आने लगी, तो उसी बात को हल करने के लिए 9वीं अनुसूची बनाया गया जो भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। और इस अनुसूची का एक प्रावधान बनाया गया कि संसद द्वारा बनाया गया जो भी अधिनियम, जो भी नियम इस अनुसूची में डाल दिया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बाहर होगा। उस पे सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, वो न्यायिक समीक्षा की सीमा से बाहर होगा। उस पे सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय नहीं दे सकती है। तो आपको याद रखना है, अभी भी एग्जाम में ऐसा जाता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो न्यायिक समीक्षा से बाहर है, तो वो 9वीं अनुसूची होगा। ऐसा क्यों किया गया था?
क्योंकि जमींदारी और भू सुधार आंदोलन में समस्या आ रहा था, भू सुधार करने के लिए और जमींदारी उन्मूलन करने के लिए। लेकिन आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है कि 9वीं अनुसूची पर भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकती है। वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, क्योंकि अगर वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाएगा तो ये संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन होगा, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी भी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है जिसमें ऐसा पूछ दिया जाता है कि संविधान की वो कौन सी अनुसूची है जो न्यायिक समीक्षा से बाहर है, तो वहां आपको टिक करना है 9वीं अनुसूची। और अगर ऐसा आ जाएगा कि क्या वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के अंदर है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको न्यायिक समीक्षा कर सकती है, तो हाँ कर सकती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है। ऐसा क्यों आया था, 9वीं अनुसूची क्यों बनाया गया था, तो भू सुधार को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए और जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रहेगा, आप किसी भी तरह से गलती नहीं करेंगे। अगला देखिए 10वीं अनुसूची। ये 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान है आगे चलकर और भी विस्तृत रूप से हम लोग इसको पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर जब संसद होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा दल बदल अधिनियम। हमारे देश में निर्वाचन में सुधार लाने के लिए क्या सब पहल किया गया है, उसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा दल बदल अधिनियम। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम को शामिल किया गया है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1985 में लाया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में इस अनुसूची को जोड़ा गया और ये दल बदल अधिनियम था। अर्थात ये दल बदल अधिनियम क्या है, आगे और भी डिटेल से चर्चा करेंगे। दल बदल अधिनियम मींस को ये लागू होता है संसद के सदस्यों पर, विधानमंडल के सदस्यों पर। कोई भी संसद का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य अपने दल को बदल लेता है या वो इस अयोग्यता का पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए क्या सब प्रावधान है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस बात के फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संसद में, जैसे विधानसभा में इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, किन किन आधारों पर ये होता है, कहां कहां नहीं हो सकता है। ये दल बदल अधिनियम हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिटेल से वर्णन करूंगा। यहाँ आपको एक पॉइंट बस याद रखना है कि दल बदल अधिनियम को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन से लाया गया, तो 52वां संविधान संशोधन। कब लाया गया, तो 1985 में लाया गया। अगला देखिए 11वीं अनुसूची। ये भी हमारा एक चैप्टर ही है। मैंने आपको पॉलिटी के विषय सूची में लिखा दिया है कि कौन कौन हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसमें मैंने आपको लिखा है ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय, तो वहां हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का जिक्र है। ग्राम पंचायत को 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ग्राम पंचायत को 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसमें 29 विषय शामिल है। अब ग्राम पंचायत की क्या शक्ति है, कैसे गठन होता है, कैसे चुनाव होता है, कौन सा विषय है, ये सब मैं डिटेल से तब बताऊंगा जब ग्राम पंचायत पे सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ आपको कुछ बातें बस याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है, 29 विषय इसमें है और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन और 1992। फिर है 12वीं अनुसूची। अब देखिए इस दोनों को एक साथ भी याद रख सकते हैं। 1992 में ही 2 संविधान संशोधन हुआ। एक 73वें संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत को लाया गया और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका को लाया गया। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को शामिल किया गया है जिसमें 18 विषय है। इसमें 18 विषय को शामिल किया गया है और ये 74वां संविधान संशोधन से लाया गया। ये भी अगला हमारा चैप्टर है नगर पालिका, उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे। आपको यहाँ याद रखना है 74वां संविधान संशोधन 1992 और नगर पालिका और 18 विषय। तो ये हमारे प्रमुख अनुसूची है। आपको प्रथम अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक याद रखना है। ये काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है और इसके सब में कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक सभी एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और उस सभी से एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आ चुका है, वो सभी आपको याद रखना है।
अब मैं आपको भाग लिख दिया हूं। हालांकि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि संविधान में मूल रूप से 22 ही भाग था, लेकिन वर्तमान समय में 25 भाग है। अभी वर्तमान समय में भाग की संख्या बढ़ गई है, जैसे अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ गई। मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची था, लेकिन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। अब समय के साथ इसमें भी हो सकता है परिवर्तन हो जाए, लेकिन आपको 25 भाग नहीं याद रखना है। कुछ भाग मैंने यहाँ लिख दिया है जो परीक्षा में कई बार रिपीट किया जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी इसे रिपीट किया जा सकता है। तो इतने आपको अनिवार्य रूप से याद रखने हैं जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और इसके बाद भी कुछ भाग है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जैसे निर्वाचन आयोग है। जब मैं आपको निर्वाचन आयोग पढ़ाऊंगा तो वहाँ बता दूंगा कौन सा भाग है। जैसे मैं आपातकाल का उपबंध पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कौन सा भाग है। या पीडीएफ की सुविधा अवेलेबल होगी तो लिंक में पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, वहां से लिंक में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका काम वहां से भी हो जाएगा। इतना लेकिन आप अनिवार्य रूप से याद रखिए, ये काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए ये काफी आसान है, क्योंकि मैंने आपको अनुसूची में भी बताया, प्रथम अनुसूची में भी संघ राज्य क्षेत्र, उसके नाम और उसकी सीमाओं का उल्लेख है, और भाग 1 में भी वही है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये तो आप इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि अनुसूची फर्स्ट में जो है वही भाग 1 में भी है। लेकिन आपको भाग 2 याद रखना है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, तो ये आपको याद रखना है। जबकि आप याद कीजिए अनुसूची 2 में क्या था, अनुसूची 2 में था कि कुछ संवैधानिक पदों का जो वेतन है उसका भत्ता है और उसका जो विशेषाधिकार है उसका उल्लेख था। लेकिन भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। हमारा ये चैप्टर भी नागरिकता है, सिटीजनशिप, उसमें मैं आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा कि नागरिकता के लिए क्या सब प्रावधान है, कोई व्यक्ति कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है और कैसे किसी व्यक्ति का नागरिकता जा सकता है। और फिर अभी जो नया में चर्चा एनआरसी का हुआ था वो सब भी मैं व्यापक रूप से आपको बताऊंगा। बस आपको लगातार रूप से मेरा वीडियो देखते रहना है। तो आपके एग्जाम में यदि आ जाएगा कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो वो भाग 2 होगा। तीसरा है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अभी अगला चैप्टर में फंडामेंटल राइट ही पढ़ाऊंगा, काफी विस्तृत अध्ययन है और अभी तक एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न मौलिक अधिकार से ही आया है। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है, वहां भी मैं आपको बताऊंगा, एक साथ ही बता दिया हूं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है जो आयरलैंड से लिया गया है। आगे हमारा चैप्टर भी है नीति निर्देशक तत्व, वहां मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अब यहाँ आपको ये याद रखना है, इसमें काफी लोग गलती कर देते हैं। भाग 4 के क में या इंग्लिश में ए, आपको याद रखना है कि इंग्लिश का जो अल्फाबेट लेटर ए होता है, संविधान में उसका अनुवाद क किया जाता है, अ नहीं। सामान्यतः हम लोग अ का ए समझते हैं, लेकिन संविधान में ए का मतलब क होता है। तो अगर हिंदी में देगा तो भाग 4 के क में, और अंग्रेजी में देगा तो भाग 4 के ए में। आप ऐसा मत समझिएगा ए का मतलब अ, इससे गलती कंफ्यूज होकर आप भाग 4 का अ मत टिक कर दीजिएगा। इंग्लिश में भाग 4 का ए और हिंदी में भाग 4 का क। वहां मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको लाया गया और इसको यूएसएसआर से लिया गया है, सोवियत रूस से लिया गया है। और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं वो सब विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार, उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या सब है, पूरा डिटेल से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको अभी बस याद रखना है कि भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है। यहाँ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये नाम सुना सुना रहेगा, तो आगे वाला लेक्चर पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि नाम सुना सुना रहता है तो लिंक बनने लगता है। भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है और भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। अभी मैंने आपको अनुसूची पढ़ाया था, याद कीजिए किस अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, अनुसूची 11 में। कितना संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 से। और कितना विषय सूची है, तो 29 विषय है। ग्राम पंचायत को 29 विषय दिया गया है। तो अगर पूछेगा किस अनुसूची में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, तो अनुसूची 11 होगा। जबकि पूछेगा किस भाग में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, तो भाग 9 होगा। तो आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने में गलती नहीं करना है। भाग पूछेगा तो 9, अनुसूची पूछेगा तो 11, ध्यान रखना है। और संविधान संशोधन तो 93, और यदि आपको पूछेगा कितना ईस्वी, तो भी आपको याद रखना है, वहां मैंने आपको 1992 पढ़ा दिया है, तो ध्यान रखिएगा। और भाग 9 के ही क में
भाग 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख है, जबकि अनुसूची में क्या अनुसूची अनुसूची 12 में नगर पालिका का उल्लेख है, वहाँ 18 विषय उसको दिया गया है। और जबकि अगर भाग पूछेगा तो भाग 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख है। तो ये था आज के लिए हमारा संविधान की प्रमुख अनुसूची और संविधान के प्रमुख भाग। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और डेली पॉलिटी के अलग अलग वीडियो देखिए। कल मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको काफी मजा आएगा। और आपको अब नेक्स्ट वीडियो काफी सीरियस होकर देखना है, क्योंकि कल से मैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का शुरुआत करने वाला हूं, जिससे अभी तक एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न आए हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू वंस अगेन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे अच्छे से पढ़िए और बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू एवरीवन।